गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ इस लाइफ के बारे में। फिर हमने स्टार्ट किया था केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में आपको बताया गया था कि से जो एलिमेंट्स थे वो एटॉमिक स्टेज में आए, फिर मॉलिक्यूलर स्टेज में, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो देखेंगे, टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Water, a primitive ocean, contains the large amount of methane, ammonia, hydrogen, cyanide, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स। तो देखिए, जाया गया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाता है कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो ओशन के अंदर यानी समुद्र के अंदर हुई है। तो सबसे पहले आपका एटॉमिक स्टेज का फॉर्मेशन हुआ, एटम से मॉलिक्यूल बने एंड मॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो प्रिमिटिव ओशन में हमारे समुद्र के अंदर जो है अमोनिया, हाइड्रोजन, साइनाइड, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, मेथेन एटसेट्रा ये सब प्रेजेंट थे। These early compounds interacted and formed the simple organic compound like the aldehyde। तो ये सब एक साथ जुड़ करके आगे चल करके इन्होंने एल्डिहाइड बनाया, कीटोन बनाया, अल्कोहल्स, पेंटोज एंड हेक्सोस सुगर, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, प्यूरिन एंड pyrimidines एटसेट्रा। प्यूरिन एंड pyrimidines जो है ये नाइट्रोजनस बेसेस कहलाते हैं। बाकी तो सब आप जानते ही होंगे, अल्कोहल है, पेंटोज सुगर है यानी 5 कार्बन का कंपाउंड है, सुगर है, हेक्सोस सुगर है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। पेंटोज सुगर आपका 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का सुगर है, हेक्सोस सुगर है, 6 कार्बन का सुगर है एटसेट्रा, अमीनो एसिड्स हैं। एनर्जी वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट, कॉस्मिक रेज एंड हीट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। देखिएगा, जो एक्चुअली किसी भी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए या उसके ब्रेकडाउन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, जो प्रिमिटिव कंडीशन थी अर्थ की, उस दौरान एनर्जी कहां से मिल रही थी, एनर्जी मिल रही थी अल्ट्रावायलेट रेज से, कॉस्मिक रेज से एंड हीट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी फट रहा था उससे जो हीट जनरेट हो रही थी उससे। अगला देखेंगे, ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे चल करके क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। द स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एग्जांपल अमीनो एसिड joined to form the polypeptide and proteins which were non enzymatic। तो जो अमीनो एसिड थे ये सब जुड़ करके क्या बनाया इन्होंने, पॉलीपेप्टाइड यानी अमीनो एसिड की चेन बनाई या प्रोटीन चेन बनाया, जो कि नॉन था, मतलब ये एक्टिवेटेड नहीं था, नॉन एंजाइमेटिक था। अभी इसमें एंजाइमेटिक एंजाइम्स में नहीं कन्वर्ट हुआ था, बिकॉज ऑफ आपको बताया जाता है एक पॉइंट कि ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जितने भी तरह के एंजाइम्स होते हैं सबके सब प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं।
बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, लेकिन सभी तरह के प्रोटीन्स जो है एंजाइमेटिक नहीं होते हैं, क्योंकि एंजाइमेटिक होने के लिए प्रोटीन्स जो होता है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। सिंपल शुगर यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म द पॉलीसेकेराइड, जो सिंपल शुगर कंपाउंड थे वो एक साथ जुड़ करके पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन किए। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल यूनाइट टू फॉर्म द फैट्स एंड लिपिड। शुगर नाइट्रोजनस बेसिस phosphate combined nucleotides which polymerize into the nucleic acid which unable to replicate। देखिएगा, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट, ये तीनों कंपाउंड मिल करके एक साथ इन्होंने न्यूक्लियोटाइड बनाया जो कि पॉलीमराइज होकर के न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहलाता है डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए या आरएनए, इसी को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। विच इज अनेबल टू रेप्लिकेट, जो कि रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। डीएनए आरएनए की टेंडेंसी होती है कि अपनी कॉपी खुद बना सकता है, लेकिन जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो है, जब न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कोई एंजाइम्स नहीं थे। These macromolecules forms the main of the protoplasm, hence the possibility of origin of life in the primitive ocean could be established। तो ये माना जा सकता है कि इस तरह के मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन जो कि प्रोटोप्लाज्म के लिए जरूरी होते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, तो उसके फॉर्मेशन के लिए जो है ऐसे ही माइक्रोमोलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये पॉसिबिलिटी मानी जा सकती है कि जो प्रिमिटिव ओशन था हमारा, उसी के अंदर लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा। आफ्टर द लॉन्ग टाइम वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशन बिकम रिच मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन की वजह से जो है, जो हमारे ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर पानी था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिच हो गया, यानी उसके अंदर बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए गए। Helden called this saturated water of ocean as a prebiotic or hot dilute soup। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस बिलो था, बट इतना भी कम नहीं था, जिसकी वजह से जो जो ओशन के अंदर का वाटर था वो गर्म था और उसके अंदर कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए गए। तो हेल्डन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने उसको प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप टर्म दिया। The major requirements of promoting polymerization is the availability of continuous source of energy and removal of water from the surface of reactants so they can concentrate and prevent depolymerization। तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक साथ इकट्ठा होते गए और वो पॉलीमराइज होते गए। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, इस बात को, केमिकल एवोल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। दो साइंटिस्ट थे, स्टेनली मिलर एंड हैरोल्ड यूरे। तो मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। मिलर एंड यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन की सिचुएशन क्रिएट की लेबोरेटरी में, और उसकी मदद से ही वो केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्होंने फॉर्म किए जो हमारे प्रिमिटिव ओशन में फॉर्म हुआ था, जिसकी मदद से उन्होंने प्रूव किया कि जो प्रिमिटिव अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट हुआ था वो वाटर के अंदर हुआ था बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो देखेंगे, बाय स्टेनली मिलर हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ हार्वर्ड यूरे। तो स्टेनली मिलर जो है वो यूरे के स्टूडेंट थे। In this experiment, Miller took the mixture of methane, ammonia and hydrogen। अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो रेशियो उन्होंने लिया था वो 2:1:2 लिया था। In a large flask and passed steam over it by boiling water and connecting it with the glass tube। एक बार इनका सेटअप देख लीजिएगा, ये स्टेनली मिलर एंड यूरे का कंप्लीट सेटअप था। इन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो थी अर्थ की, वैसे ही कंडीशन इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, दो फ्लास्क लिया, नंबर 1 यहाँ पे, ये नंबर 2 था। इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने गैसेस ली
गैसेस जो थी वो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन था, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन था। इसको इन्होंने 2:1:2 के रेशियो में लिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को। और प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो एनर्जी का सोर्स था वो इलेक्ट्रिक स्पार्क था। तो यहाँ इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड एंड कैथोड, जिसकी मदद से इन्होंने हाई वोल्टेज करंट यहाँ पे जनरेट किया। और ये पूरा जो सेटअप इन्होंने बनाया, इसको वैक्यूम पंप के द्वारा जो है सारी एयर यहाँ की निकाल दी। फिर यहाँ पे एक फ्लास्क के अंदर इन्होंने पानी को गर्म किया, जिससे यहाँ से वाटर वेपर पहुंचा। और इस वाटर वेपर की प्रेजेंस में ही हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क या हाई एनर्जी की प्रेजेंस में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन वाटर वेपर से रिएक्ट करके इन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंडेंसर की मदद से ठंडा करके यहाँ नीचे की तरफ इकट्ठा कर लिए गए। और इसकी जब स्टडी की उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर जो कई सारे प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे वो सब फॉर्म हुए थे। तो इसकी मदद से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ये ओशन के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो है फॉर्म हुआ है। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज in the mixture by the 2 tungsten electrode as a source of energy. After 18 days, this fluid was collected and analyzed. This is dark red fluid was found to contain सिंपल अमीनो एसिड। इसमें देखिए क्या क्या पाया गया। कुछ अमीनो एसिड पाए गए जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एक्सेट्रा। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सेनिक एसिड एक्सेट्रा। पेंटोज शुगर मिला, हेक्सोज शुगर मिला, एल्डिहाइड मिला, कीटोन मिला एक्सेट्रा। ये सभी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड वाटर के अंदर जो है यहाँ पे पाए गए, जिसकी मदद से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी इस अर्थ पर। दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल एवोल्यूशन। नेक्स्ट जो है वो आपका है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसमें पहला है ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट और न्यूक्लियोप्रोटीन, या इसी को कोएजरवेट टर्म दिया गया। एक साइंटिस्ट थे AI ओपेरिन, उन्होंने ही इसको टर्म दिया कोएजरवेट्स। तो देखेंगे ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी लाइफ से पहले की कंडीशन जो है वो फॉर्म हुई, प्रिमिटिव लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ। Macromolecule which were synthesized abiotically in the primitive ocean later came together and formed the large colloidal drop-like structure named as the protobiont। तो जो शुरुआती दौर में जो माइक्रोमोलिक्यूल या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुए थे प्रिमिटिव ओशन में, एबायोटिकली मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से फॉर्म हुए थे, वो सब एक साथ आए और एक साथ इकट्ठे होकर के कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिसको टर्म दिया गया प्रोटोबायोंट। लेटर कॉल्ड द कोएजरवेट्स बाय द ओपेरिन, जिसको बाद में AI ओपेरिन ने कोएजरवेट्स टर्म दिया। एंड फॉक्स कॉल्ड देम द माइक्रोस्फीयर। तो फॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने उसको माइक्रोस्फीयर बोला और डीमर नाम के साइंटिस्ट ने उसको वेसिकल बोला। तो मेन आपके लिए पॉइंट ये है कि जो प्रिमिटिव ओशन में न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था उसको AI ओपेरिन ने क्या टर्म दिया था, कोएजरवेट्स टर्म दिया था। अंडरलाइन कर लीजिएगा कोएजरवेट्स। ईच प्रोटोबायोंट वाज क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो हर एक प्रोटोबायोंट जो था वो क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल था, ढेर सारे मैक्रोमोलिक्यूल वहां पर हो गए। दे कंटेन्स द प्रोटीन, उसके अंदर क्या क्या पाया गया, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, पॉलीसेकेराइड एक्सेट्रा। दे ग्रू बाय द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स नियर इन्वायरमेंट। तो इनका साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि ये आसपास के इन्वायरमेंट से मॉलिक्यूल्स को क्या करते गए, एब्जॉर्ब करते गए। दे कुड डिवाइडेड बाय बडिंग लाइक बैक्टीरिया, फिर वो धीरे धीरे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिए जैसे कि बैक्टीरिया में बडिंग होती है। एंड मेनी केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज टुक प्लेस इनसाइड द प्रोटोबायोंट।
फिर उस प्रोटोबायोंट के अंदर ये पाया गया कि वो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन उसके अंदर होना शुरू हो गया। द सन प्रोवाइड एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन, और सन से एनर्जी मिलने लगी केमिकल रिएक्शन के लिए। अकॉर्डिंग टू द ओपेरिन, कोएजर्वेट्स वर द फर्स्ट सोल लिविंग मॉलिक्यूल विच गेव राइज टू द सेल। तो एआई ओपेरिन का ये मानना था कि जो कोएजर्वेट्स थे यही लिविंग मॉलिक्यूल थे जिनकी वजह से आगे चल करके सेल की उत्पत्ति हुई या सेल का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल आर इओबायोंट। यू का मतलब होता है ट्रू, बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब प्रोटोबायोंट से आगे चल करके क्या बना, इओबायोंट बना। द फर्स्ट लिविंग फॉर्म नेम्ड प्रोटोसेल ओरिजिनेटेड इन द प्रिमिटिव ओशन। तो इओबायोंट यानी ट्रू लाइफ का फॉर्मेशन हुआ ओशन के अंदर चल करके, जिसको टर्म दिया गया प्रोटोसेल। The protocell were cluster of nucleoprotein which is formed by the composition of nucleic acid and enzymatic protein। तो प्रोटोसेल क्या था, क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन था, ढेर सारे न्यूक्लियोप्रोटीन इकट्ठा होकर के और एंजाइमेटिक प्रोटीन इकट्ठा होकर के प्रोटोसेल का फॉर्मेशन किए। न्यूक्लियोप्रोटीन हैड द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। न्यूक्लियोप्रोटीन की ये टेंडेंसी थी कि वो अपने जैसा मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, डुप्लीकेट बना सकता है अपना। न्यूक्लियोप्रोटीन वर फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। न्यूक्लियोप्रोटीन का पाया जाना ये ऐसे और कराता है कि ओशन के अंदर जो है लाइफ ओरिजिनेट हुआ। द प्रोटोसेल रिप्रेजेंटेड द बिगनिंग ऑफ लाइफ। प्रोटोसेल से ही ये माना जाता है कि आगे चल करके लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। फ्रॉम प्रोटोसेल और इओबायोंट few core of nucleoprotein get separated and free in the ocean and becomes inactive, but when they enters in another eobiont they become active, so viruses like structure were formed। तो देखिए इन्हीं प्रोटोसेल से कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन, जो प्रोटोसेल फॉर्म हुआ इससे कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन निकल करके अलग हो गए फ्री फॉर्म में, लेकिन ये नॉन लिविंग स्टेज में या इनएक्टिव स्टेज में पड़े रहे। लेकिन जब ये फिर किसी लिविंग के कांटेक्ट में आए तो इन्होंने लिविंग के जैसा बिहेवियर किया, तो ये माना जाता है कि वायरसेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ देन उसी से। Origin of virus-like structure is an example of retrogressive evolution that is complex to simple। यूजुअली देखिए जो आपका इवोल्यूशन प्रोसेस होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव कहने का मतलब इवोल्यूशन जो है स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज है, और प्रोग्रेसिव कहने का मतलब है सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहलाता है। एक्चुअली यहाँ पे बताया गया कि जो प्रोटोसेल था, प्रोटोसेल से या इओबायोंट से आगे चल करके कुछ पार्टिकल सेपरेट हो गए, अलग हो गए, और वो वायरसेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किए। तो कॉम्प्लेक्स से प्रिमिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स से जब प्रिमिटिव का फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके का इवोल्यूशन जो होता है वो कहलाता है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहने का मतलब होता है रिवर्स इवोल्यूशन, जो कि इस टाइप का इवोल्यूशन जो है बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है, या इसका एग्जांपल जो है बहुत ही कम आपको सुनने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपका ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स में देखिएगा, as a result of mutation the protocell becomes more complex and efficient and use the materials available in the surrounding medium and
condensed themselves into the prokaryotic cell। तो अभी इसी प्रोटोसेल या इयोबायोंट आगे चल करके अपने आसपास के इन्वायरमेंट से मटेरियल या सब्सटेंसेस को क्या किया, एब्जॉर्ब किया और उसको यूटिलाइज करने लगा, और धीरे धीरे आगे चल करके यही प्रोटोबायोंट या प्रोटोसेल या इयोबायोंट जो है वो आगे चल करके कन्वर्ट हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल में। Thus the first living being were the prokaryotic। तो ये माना जाता है कि जो फर्स्ट लिविंग सेल का फॉर्मेशन हुआ था वो प्रोकैरियोटिक सेल था। Like the bacteria, they were the single celled and consisted of naked DNA। तो ये माना जाता है कि जो फर्स्ट सेल फॉर्म हुई होगी वो बैक्टीरिया लाइक सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। बैक्टीरिया लाइक सेल के फॉर्मेशन से ये माना जाता है कि उसमें जो है सिंगल सेल है वो, और उसका जो जीनोम है वो नेकेड है, यानी उसके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती है। न्यूट्रिशनली दे वेर द कीमो हेट्रोट्रॉफ, दैट इज सेप्रोट्रॉफ। जो केमिकली ये माना जाता है कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुआ होगा वो कैसा रहा होगा आपका, वो आपका कीमो हेट्रोट्रॉफ रहा होगा, यानी किसी अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा या अदर केमिकल सब्सटेंसेस पे जो है डिपेंडेंट था। तो कीमो हेट्रोट्रॉफ के बाद जो है या सेप्रोट्रॉफ, सेप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर जो फीड करता हो। अब आगे देखेंगे ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफिज। अब इसी से आगे चल करके ऑटोट्रॉफ ओरिजिनेट हुए, मतलब जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते थे। अब उसमें दो कैटेगरी आगे चल करके बनी, कीमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ। It includes the origin of chemosynthesis and photosynthesis। तो आगे चल करके कीमो ऑटोट्रॉफ का फॉर्मेशन हुआ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। और दूसरी कैटेगरी थी रसायन संश्लेषी या कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ। तो पहला देखेंगे ओरिजिन ऑफ कीमोसिंथेसिस। ड्यू टू continued withdrawal of the organic molecule by the chemoautotroph, organic material decreases in the ocean। तो देखिए लगातार ऑर्गेनिक मटेरियल का यूटिलाइजेशन की वजह से धीरे धीरे ओशन के अंदर का जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। बिफोर द ऑर्गेनिक मटेरियल डिसअपीयर्ड इन द सी, न्यू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप, वन ऑफ देम वाज द कीमोसिंथेसिस। तो इससे पहले जो है जितना भी ओशन के अंदर जो केमिकल है वो खत्म हो जाए, उससे पहले ही ऑर्गेनिज्म ने एक नया न्यूट्रिशन टेक्निक डेवलप किया जो कि कैसा था, कीमोसिंथेसिस था। द ऑर्गेनिज्म व्हिच परफॉर्म द कीमोसिंथेसिस आर कॉल्ड द कीमो ऑटोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं अपने फूड की सिंथेसिस के लिए वो कीमो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। दे वेयर द एनारोबिक, ये एनारोबिक थे यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन नहीं करते थे। एंड सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, और इनऑर्गेनिक मटेरियल से ये क्या करते थे, ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते थे। द एनर्जी वाज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सी। और ये इनको एनर्जी कहाँ से मिलती थी, ये ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर प्रेजेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते थे। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन द बैक्टीरिया। इस तरह का न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल देखेंगे, सल्फर बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, एटसेट्रा। फिर बाद में ओरिजिन हुई किसकी, ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस। After some time, bacteriochlorophyll developed in some autotrophic bacteria-like organism। तो कुछ समय के बाद जो है बैक्टीरियोक्लोरोफिल यानी बैक्टीरियोफिल की ओरिजिन हुई। ये ऐसे बैक्टीरिया थे जो क्लोरोफिल कंटेन करते थे और खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। They could absorb the solar energy and convert it into the chemical form
एंड दीज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द फोटोऑटोट्रॉफ। तो ये क्या करते थे, सनलाइट का यूटिलाइजेशन करते थे फूड की सिंथेसिस के लिए, तो इसलिए इनको हम फोटोऑटोट्रॉफ बोलते हैं। दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए क्या करते थे, सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते थे। द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, इसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। दे वेयर anaerobic and utilize the hydrogen from the sources of other than water like the हाइड्रोजन सल्फाइड। इस समय के जो बैक्टीरिया थे वो हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन करते थे, बट वाटर से नहीं करते थे, वाटर लाइक सब्सटेंसेस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से करते थे। Therefore no oxygen was evolved and atmosphere remains reducing। तो अभी भी हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो रिड्यूसिंग टाइप ही था, क्योंकि अभी भी वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी। जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तभी फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। This stage of photosynthetic autotrophism is represented by the planktonic sulfur bacteria of today। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो इस समय के प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखेंगे, 6CO2 + 12H2S, solar energy gives out the glucose, water and सल्फर। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हैं वाटर की जगह पर। द बैक्टीरिया क्लोरोफिल बाय द मॉलिक्यूलर चेंज फॉर्म द ट्रू क्लोरोफिल। तो आगे चल करके जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल था उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस हुए और वो आगे चल करके ट्रू क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो गया। Such organisms which were bearing true chlorophyll are similar to today's cyanobacteria and blue-green alga। ऐसे बैक्टीरिया जो उस समय पाए जाते थे, जो या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उस समय पाए जाते थे जो कि ट्रू क्लोरोफिल कंटेन करते थे, उनको हम आज के जो साइनोबैक्टीरिया है इनसे ये सिमिलरिटी शो करते थे। साइनोबैक्टीरिया है उसी को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट देखिएगा, दे यूटिलाइज वाटर एज द हाइड्रोजन डोनर एंड इवॉल्व ऑक्सीजन। तो ट्रू क्लोरोफिल जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन करता है। यहाँ 6CO2 12H2O gives out solar energy, 6H12O6 that is the glucose plus oxygen plus water। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ ये एटमॉस्फेयर में चला गया और फ्री ऑक्सीजन के फॉर्म में अवेलेबल हुआ। देन जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए अर्थ पर तो उस समय ऑक्सीजन रिलीज होने लगा और धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ने लगी और हमारा एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग टाइप में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, और ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। Liberation of free oxygen by blue-green alga like prokaryotes due to the photosynthesis was a revolutionary change in the history of Earth. It is called the oxygen revolution। तो जैसे जैसे फ्री ऑक्सीजन जो है ब्लू ग्रीन एल्गा लाइक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट के द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान जब रिलीज किया जाने लगा तो धीरे धीरे हमारा जो अर्थ है वो ऑक्सीडाइजिंग टाइप हो गया। It includes the important changes like पहला, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ चेंजेस फ्रॉम द रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग। हमारा एटमॉस्फेयर पहले चेंज हो गया, जो पहले रिड्यूसिंग टाइप था वो अब ऑक्सीडाइजिंग टाइप में कन्वर्ट हो गया। Hence the possibility of further chemical evolution and abiogenesis got over। तो इस तरीके से अब जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर था उस तरह के एटमॉस्फेयर में
अब एबायोजेनेसिस नहीं हो सकता था, क्योंकि एबायोजेनेसिस के लिए जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उस समय हमारा एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग टाइप था। तो इस तरह की केमिकल एवोल्यूशन की वजह से आगे चल करके केमिकल एवोल्यूशन उस तरह का नहीं पॉसिबल हो पाया जिस तरीके से इनिशियल फेज में था। तो पहले हमारे अर्थ पर एबायोजेनेसिस यानी नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ, और उसी दौरान हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट हो गया। तो फिर दोबारा कभी आगे चल करके एबायोजेनेसिस नहीं हो पाया, यानी नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बने। जो नॉन लिविंग से लिविंग बने थे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के टाइम पर, वही ऑर्गेनिज्म आगे चल करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते गए बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। बिकॉज ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो केमिकल इवोल्यूशन हमेशा कहाँ पे होता है? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में होता है, ना कि ऑक्सीडाइजिंग टाइप के एटमॉस्फेयर में होता है। फ्री ऑक्सीजन oxidize the methane and ammonia to form the gases like the carbon dioxide, nitrogen and water। तो जो हमारा फ्री ऑक्सीजन था वो मेथेन और अमोनिया को इसने क्या किया? ऑक्सीडाइज कर दिया। Accumulation of free oxygen formed a layer of ozone above the atmosphere of Earth, which started absorbing the most of ultraviolet rays of the sunlight। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में जनरेट होने लगा, ये ऑक्सीजन आगे चल करके हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपरी परत में एक जाकर के इसने एक लेयर का फॉर्मेशन कर लिया, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। अब ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट के बाद हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। तो ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल देखिएगा, अबाउट 2.7 बिलियन ईयर एगो conditions become suitable for the aerobic respiration with the release of free oxygen। तो धीरे धीरे जब हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग टाइप हो गया, तो धीरे धीरे प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स का फॉर्मेशन हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन yields about 20 times more energy than anaerobic respiration, hence the prokaryotes adapted themselves for the aerobic mode of respiration। देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में 20 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यही वो रीजन था जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेन धीरे धीरे क्या किए? एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन अडॉप्ट करने लगे, और वो प्रोकैरियोटिक जब एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन अडॉप्ट करेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन होने लगा, लाइक दैट द माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एटसेट्रा। यानी प्रोकैरियोट ही आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो गए? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप्ड इन द सेल एंड free living eukaryotic cell like organism originated about 2 billion year ago in the primitive ocean। तो उसी प्रिमिटिव ओशन के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेन से आगे चल करके यूकैरियोटिक ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन हुआ, आज से लगभग 2 बिलियन ईयर एगो। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखिएगा, थ्रू लाइफ ओरिजिनेटेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन ऑन द प्रिमिटिव अर्थ वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ था केमिकल इवोल्यूशन के दौरान प्रिमिटिव अर्थ पे, वो बाद में किसके द्वारा चेंज हो गया? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के द्वारा चेंज कर दिया गया। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टेट्स, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या कहता है देखिएगा, डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जब अगली जनरेशन प्रोड्यूस करेगा तो उसके अंदर नए नए मॉडिफिकेशन होते जाएंगे। दैट इज द प्रेजेंट डे complex organisms have evolved from earlier simple organisms by small but gradual changes which have occurred over million of years। ये माना जाता है कि जो प्रेजेंट टाइम में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, इनका फॉर्मेशन जो है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुआ है, लेकिन ये बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में लगभग अरबों करोड़ों साल लग गए हैं।
Through living organisms show the diversity in size, structure, function, behavior, etc. They also show the basically similar process indicating the common ancestry. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डाइवर्सिटी और साइज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, किसमें, साइज में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, बिहेवियर में। लेकिन अगर उनका बेसिक सिमिलर बेसिक मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिम्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सेम होता है। चाहे हमारे बॉडी की कोई सेल ले ली जाए या कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, उसके बॉडी की सेल ले ली जाए तो लगभग जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो सिमिलर होता है। तो ये हम मान सकते हैं कि हमारी ओरिजिन जो है एक कॉमन एंसेस्ट्री से हुई है। एक पॉइंट्स टू रिमेंबर देखिएगा। ये पॉइंट आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ये प्रीवियस पॉइंट हैं, जितना भी आपको पढ़ाया गया उसमें से की पॉइंट जो हैं ये यहाँ पे इकट्ठा एक साथ आपको दे दिए गए हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज इवोल्यूशन? द वर्ड इवोल्यूशन मीन्स टू अनफोल्ड और अनरोल और टू रिवील द हिडन पोटेंशियल। Evolution simple means an orderly change from one condition to another. Evolution ये माना जाता है कि एक orderly change है simple से complex की तरफ। Evolution is a slow but continuous process which never stop। ये बफर नाम के साइंटिस्ट ने बोला था evolution जो है slow है बट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। डोलोज लॉ देखिएगा, इट स्टेट्स दैट इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल। डोलोज लॉ कहता है कि इवोल्यूशन जो है वो इरिवर्सिबल है, मतलब जब एक बार सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा तो वो फिर सिंपल में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू Theodosius Dobzhansky, nothing in biology makes sense except in light of evolution। तो बायोलॉजी में कुछ भी बिना एवोल्यूशन के पॉसिबल नहीं है। अगला है स्केलर नेचुरी, दैट इज लैडर ऑफ नेचर। Aristotle represented the in of complex organisms from the simple organism in the formation of a ladder which called the scalar naturae or ladder of nature। तो अरिस्टोटल ने जो है एवोल्यूशन को एक लैडर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, जैसे सीढ़ी में नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ऐसे ही हम एवोल्यूशन प्रोसेस में बढ़ते जाते हैं, यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता जाता है। He kept a simple organism at the bottom of ladder and complex organism at the top of this ladder। तो उन्होंने सीढ़ी के पायदान पे सबसे नीचे की तरफ सिंपल ऑर्गेनिम्स को रखा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उन्होंने कैटेगराइज करते गया कि जो हर सीढ़ी की हर एक स्टेयर है, हर एक पायदान है, वो एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इशारा करती है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। George Cuvier studied evolutionary history of organisms by studying the fossil and rejected the scalar nature। तो जॉर्ज क्यूवियर ने जो है स्टडी की, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी की, फॉसिल की स्टडी करके उन्होंने इवोल्यूशन की स्टडी की और फिर बाद में इन्होंने स्केलर नेचुरी को डिस्कार्ड कर दिया। द हिस्ट्री ऑफ लाइफ एक्चुअली कंप्राइजेस टू इवेंट्स। पहला है ओरिजिन ऑफ लाइफ, दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द चेंजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द टाइम। टू ग्रेट थीम्स ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हैं। दो थीम क्या है? पहला है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बोथ डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी,
and the characteristic of organism both adaptive and non-adaptive. For origin of life, at least 3 condition needed to have been fulfilled. तो origin of life के लिए कम से कम 3 कंडीशन है जो फुलफिल की जानी चाहिए, इसी कंडीशन में लाइफ ओरिजिनेट हो सकता है। पहला, देयर मस्ट बी हैव बीन अ सप्लाई ऑफ रेप्लिकेटर्स दैट इज सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल, मतलब कुछ सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल होने चाहिए जो अपने ही तरह के मॉलिक्यूल को दोबारा बना सकें। कॉपिंग ऑफ दीज रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू एरर वाया द म्यूटेशन, और इनके अंदर जो है चेंजेज आने चाहिए, एरर आने चाहिए, जो कि म्यूटेशन प्रोसेस के द्वारा होना चाहिए, यानी म्यूटेशन जरूरी है। द सिस्टम ऑफ रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव रिक्वायर्ड अ perpetual supply of the free energy and partial isolation from the general environment। तो जो सिस्टम जो रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एनर्जी की सप्लाई होनी चाहिए, और जब उनके अंदर चेंजेज हो जाएं तो उन मॉलिक्यूल्स को जो जनरल मॉलिक्यूल्स हैं उनसे अलग रखा जाना चाहिए। कुछ और पॉइंट है देखिएगा, कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज द बायोजेनी, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन जो है वो पॉपुलेशन कहलाता है। Poperin's theory, also known as the primary abiogenesis and evolutionary biology, that means study of history of life forms on the earth, अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स की स्टडी। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पढ़ा, मॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या था, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, पेंटोज, हेक्सोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडिन एटसेट्रा। इनसे जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ आगे चल करके प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। फिर आगे चल करके कोएजर्वेट्स का फॉर्मेशन हुआ जिसको एआई ओपेरिन ने कोएजर्वेट्स बोला था। कोएजर्वेट से आगे चल करके प्रोटोसेल, प्रोटोसेल से प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक से देन यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब अगला टॉपिक है हमारा एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।